जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, धन की और अपनी हेल्थ की संभावनाओं को और अच्छे से बढ़ा रहे होंगे और अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को, पीस को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, करीब 4-5 दिन बाद ये लेक्चर आपको मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा कीजिए, क्योंकि अभी 2 फरवरी को आरएस का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा टाइम में वहाँ थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ, इस कारण थोड़ा लेट ये आ रहा है। आगे इसको अपन वापस से सिस्टमेटिक मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी की डायरी को लेकर। तो साथियों, 16 जनवरी को मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, हमेशा मेरे साथ होने के लिए और मेरे भावों को बहुत निर्मल और कल्याणकारी बनाने के लिए। ठीक है साथियों। 17 जनवरी को लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत अच्छी टेबल कुर्सी की व्यवस्था देने के लिए और पढ़ाई का बहुत शानदार मौका देने के लिए। क्योंकि साथियों, एक शायरी सुनाता हूँ यहाँ पर कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, थोड़ा ही सही यार, कल से कुछ आगे बढ़ के सो। तो साथियों, पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। जो पढ़ जाते हैं ना, वो जागरूक हो जाते हैं, उनकी चेतना अलग स्तर पर होती है, वो समाज को नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं पूरे विश्व के लिए, ठीक है। तो बहुत भाग्यशाली हम जिनको पढ़ना आता है और जिनके पास खूबसूरत दिल है, अच्छा दिल है, दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वो तो फिर पढ़ाई का धूम मचा सकते हैं पूरी धरती पर। उनकी पढ़ाई रंग लाती है ज़बरदस्त। डॉक्टर अम्बेडकर जी को देख लो आप, ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, वैसे बहुत सारे लीडर हैं वर्ल्ड में जो अच्छा पढ़ जाते हैं ना, तो बहुत सारे करोड़ों लोगों का उद्धार कर जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ने की आदत को तो हमेशा डेवलप कीजिए और करते रहिए ज़िंदगी भर। मेरा एक कोटेशन है कि मेरी पढ़ाई ज़िंदगी भर जारी रहेगी, तो मैं तो ज़िंदगी भर ही पढ़ता रहूँगा और सीखता रहूँगा, ठीक है साथियों। और 18 जनवरी को मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे व्यायाम करने के लिए बहुत अच्छी शानदार जिम की सुविधा देने के लिए। ठीक है साथियों, क्योंकि हर किसी के पास व्यायाम करने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन मेरे पास है तो मैंने इसे लिखा है। ऐसे आप भी ग्रेटिट्यूड शो किए या कीजिए जो आपके पास हो। 19 जनवरी को लिखा है धन्यवाद माँ, मुझे आरएसएस जैसे बहुत ही अच्छे संगठन से जोड़ने के लिए और बहुत ही शानदार शांतिपूर्ण पथ संचलन का हिस्सा बनाने के लिए। तो साथियों, क्या है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। 20 जनवरी को लिखा धन्यवाद माँ, मुझे जीवन में हमेशा आशावादी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 जनवरी जो कि अभी पूरा हो चुका है जब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब कि धन्यवाद माँ, मुझे पढ़ाने की और पढ़ने की बहुत ही शानदार कला देने के लिए, क्योंकि इससे सीखने को भी मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल भी शानदार होता है, इससे कमाई भी अच्छी हो जाती है और इसके द्वारा आप दूसरों की सहायता भी कर सकते हो और दूसरों को बहुत अच्छी विचारधारा आप दे सकते हो, ठीक है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे आज इस लेक्चर में, एक तो आरएसएस को लेकर मैं थोड़ा बात करूँगा क्योंकि इस पथ संचलन में मैं गया, ठीक है। और थोड़ा बात करूँगा अपनी एक बुक को लेकर, जो अपन बुक की आदत लगा रखी थी अपनी अच्छी बुक की शिक्षा की, द पावर ऑफ नाउ। तो साथियों, आज से मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ नई शुरू करी कि मैंने अपने आप को अवचेतन मन को सौंप दिया है, मतलब कि वही मुझे संभालेगा। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या कर दिया, मतलब ऐसे मैंने कर दिया है कि अब मैं सोचता नहीं हूँ मेरे क्या करना है, बस मैंने ऑटोमेटिक अपना ऐसा सोच लिया है कि मैं ऑटो पायलट मोड पर, अवचेतन मन को सब कुछ पता है मैं जो चाहता हूँ, क्योंकि मैं अफर्मेशन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, ऐसा हम कर रहे हैं, ये मेरा लक्ष्य है, इस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिटनेस का ये गोल है, तो सब कुछ उसे पता है। यानी कि मेरा मानना है कि चेतन मन तो वो होता है जो अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं इस समय चेतना में हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अवचेतन मन वो होता है जिसको सारे कमांड दे दिए जाते हैं, वो ऑटोमेटिक एक्शन लेगा उस दिशा में। तो मैंने ऐसे अब अपने आप को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया है। जब मैं इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर हो जाऊंगा तब और अच्छा समझाऊंगा, तो अवचेतन मन को सौंप दिया, क्योंकि अवचेतन मन फिर ऑटोमेटिक उसी दिशा में अपन को आगे लेकर चलता है, ठीक है। तो ये बात बतानी थी तो मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे बुक के ऊपर, वो है द पावर ऑफ नाउ। बहुत शानदार किताब है, मैं इसकी चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ तो मेरे से कनेक्ट हो गई, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। साथियों देखो, इंसान क्यों परेशान होता है? इंसान इसलिए परेशान होता है या तो उसको भूत की चिंता, यानी कि जो गलत काम कर दिया उसकी चिंता, उसका अफसोस है कि भाई गड़बड़ हो गई अब क्या होगा, ठीक है। तो गलत पास्ट क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर ये समस्या हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो कोशिश करो कि पास्ट हमेशा अच्छा रखो, और वो अच्छा तभी होता है जब आपका प्रेजेंट अच्छा बनाओगे तो यही पास्ट बनेगा, तो ये अच्छा कहलाएगा, ठीक है। और एक चिंता होती है लोगों की, यार फ्यूचर में क्या होगा,
ठीक है। तो वो भी आपके हाथ में नहीं है, तो उसको सोचने के चक्कर में आपका प्रेजेंट खराब होता है, और इसका प्रेजेंट जब खराब ही होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर के लिए अच्छी बुनियाद बचेगी नहीं, तो फ्यूचर वैसे ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट पर काम करो। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन कुछ स्टेप बताए गए हैं तो उनको देख लो। साथियों, सबसे पहले बोला है कि आपको साक्षी भाव बनना है। ठीक है, कई बार इंसान कंडीशन में इतना उलझ जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वहाँ से बाहर कैसे निकले। अगर आप थोड़ा सा विटनेस बन जाओ, थोड़ा सा आपको ये पता हो कि यार आप वास्तव में क्या हो, आपको इस बात की चेतना हो कि आप वास्तव में कौन हो। खुद से एक प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूँ। आप यदि उत्तर देंगे कि आपका नाम कि मैं ए हूँ, तो आप वास्तव में पूछना कि वास्तव में मैं ए हूँ, क्योंकि मरने के बाद तो ए मिट जाएगा। मरने के बाद तो यदि आप कहते हो कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर भी मिट जाएगा। तो क्या आप वास्तव में ये हो? तो फिर आप बोलोगे नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। ठीक है, आत्मा परमात्मा के अंश है, तो आप हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब अपनी चेतना का बोध होगा ना कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा तो बाहर की स्थितियों से प्रभावित हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बाहर की कंडीशन से प्रभावित हो ही नहीं सकती है, वो दुख तो उसका स्वभाव ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब चीज़ें समझोगे तो बाहर की नेगेटिविटी आपको परास्त नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपको अपनी चेतना का बोध होना बहुत ज़रूरी है कि हु एम। ठीक है, हु आई एम मतलब हु एम आई, जो भी आप समझो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चेतना जब आप में रहेगी तो बाहर की कंडीशन आपको परेशान नहीं कर पाएंगी, और आप न्यूट्रल एटीट्यूड में आगे बढ़ जाओगे, और जो आपका लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ोगे। साथ ही उसके अलावा 2-3 काम आप कर सकते हो कि जो काम आप कर रहे हो, मान लो इस समय इस लेक्चर को सुन रहे हो, तो आपका फोकस सिर्फ लेक्चर को सुनने पर होना चाहिए। जब आप दूध पी रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ दूध पीने पर होना चाहिए। जब आप नहा रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ नहाने पर होना चाहिए। जब आप हाथ धो रहे हो तो आपको ये फील होना चाहिए कि आप हाथ धो रहे हो, कैसी साबुन की खुशबू है, क्या पानी कैसे गिर रहा है हाथों पर, यानी कि प्रेजेंट पर रहो। मैं भी आजकल यही करता हूँ, जब मेरे को लगता है कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ तो मैं केवल उस काम पर ध्यान देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मैं इस समय बोल रहा हूँ, तो मेरे मन में और भी विचार आते हैं कभी कभी बीच में, तो मैं अपना फोकस सिर्फ किस पर करना है कि मैं बोल रहा हूँ, तो इसी पर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आदत लग जाती है और आप प्रेजेंट में जीते हो। या फिर एक काम और कर सकते हो, क्योंकि क्या है, मैंने नोटिस किया है बहुत बारीकी से, क्योंकि मैं एकांत में अब रह रहा हूँ मतलब काफ़ी समय से, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरी खुद से ही बातें होती है। मन में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, कई बार चेतन मन में, मतलब अवचेतन मन में, और चेतन मन में उसको सुनता रहता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। कई बार बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, कई बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं मतलब समझ ही नहीं आता कि ये आती कहाँ से है, लेकिन फिर हंसी भी आ जाती है, क्योंकि अब आप उसको क्या देख पाते हो कि यार ये मैं नहीं हूँ, ये तो बस चलती जा रही है गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पर जैसे जाते हो, आपका टारगेट है स्कूल जाना है, तो आप स्कूल जाओगे तो आपको पता है कि आप स्कूल जाओगे, लेकिन आपके सामने से कितनी सारी गाड़ियाँ आएंगी, आपके कंट्रोल में थोड़ी कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है, आप बस उनको देखोगे। इसी तरह बहुत सारे रास्ते में घर आएंगे, लेकिन आपको तो पता है कि आपको स्कूल जाना है, ऐसा थोड़ी किसी भी घर में चले गए। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है, कि डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि आप कर कुछ और रहे थे, कोई दूसरा विचार आया उसमें लग गए। तो इसको ऐसे ही कनेक्ट करो कि भाई आपको जाना तो भाई स्कूल में था ना, दूसरा कोई अच्छा घर दिख गया तो उसी घर में थोड़ी घुस जाओगे। तो सेम ऐसे ही उस विचार को पकड़ो कि आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, आपको अच्छे विचार की तरफ बढ़ना है जो आपने सोच रखा है। तो बीच में कोई भी विचार आया तो आप उसकी तरफ कैसे चले जाओगे? आपको तो आपका स्कूल पहुंचना था ना, इस उदाहरण से कनेक्ट करना है इसको। तो फिर क्या आपका समझना आसान हो जाएगा कि हम किसी भी नकारात्मक विचार से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते यदि हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, यदि उस पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे ना, तो विचार आएगा और अपने आप गुम हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ये नोटिस करना, जब आप इस सूत्र को समझ जाओगे ना, आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। और मन के एक जगह टिकता नहीं है, तो जब आप इसे बिजी भी रखोगे तो भी एक जगह टिकेगा नहीं ये। इसलिए एक काम और आप कर सकते हो, आप है ना अपना ध्यान लगाओ सांस पर। सांस पर भी एक जगह नहीं टिकेगा, तो फिर उसका ध्यान एकदम से आना चाहिए आप जो काम कर रहे हो उस पर। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हो, तो या तो आपका ध्यान लिखने पर होगा या फिर एकदम से सांस पर चल जाएगा, फिर सांस पर, फिर लिखने पर। तो ऐसा झुलाते रहो इसे बीच बीच में। तो ये क्या है, सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त रहेगा, कुछ भी घटिया विचार आएंगे नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा खुद को साक्षी भाव में रखना सीखो, यानी खुद का विटनेस बनना सीखो। कभी कभी 5 मिनट निकाल कर एकांत में खुद को महसूस करो और मन में बस देखो। ऐसा सोचो कि तुम ऑब्जर्वर हो, तुम देख रहे हो कि मन में क्या चल रहा है। फिर जब वो विचार आएंगे ना, तो अपने आप नोटिस करोगे कि आप सारे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे और आपका फोकस सिर्फ सांस पर जा रहा है। बस सांस छूटती जा रही है, छूटती जा रही है, सांस अंदर आ रही है और अपने आप शांत हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा धीमे धीमे जब प्रैक्टिस करोगे तो महसूस होगा, फिर मन शांत हो जाएगा, और मन शांत रहेगा तो फिर आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो। तो ये इसकी कुछ शिक्षाएँ थी जो मैंने बोल दी। हाँ, एक हॉबी डेवलप कर सकते हो आप, वो ये है कि खुद से प्रश्न पूछने की आदत डालो, इससे क्लैरिटी मिलती है और मन शांत होता है। ठीक है साथियों, और डीप ब्रीथिंग करो खूब, इससे भी मन शांत रहता है। तो फिर वर्तमान में अच्छे से काम करोगे, वर्तमान अच्छा होगा तो वही एक अच्छा पास्ट बन जाएगा, उसी की बुनियाद पर अच्छा फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये हो गई बुक की किताब।
हाँ, बुक क्या मतलब किताब की बात कंप्लीट हो गई। और क्योंकि ये रैंडम कंटेंट होता है, ओरिजिनल कंटेंट होता है, तो एक ही टाइम में सीधा रिकॉर्ड करता हूँ मैं इसको, तो कुछ ऊपर नीचे गलती हो जाती है, मानवीय त्रुटियाँ, तो क्षमा कीजिएगा। अब हम बात करेंगे साथियों आरएसएस को लेकर। तो मैं अभी परसों 19 जनवरी को एक प्रोग्राम था पथ संचलन, क्योंकि लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं। 1925 में जो केशव राम जी बलिराम हेडगेवार है, तो वहाँ से इस संस्था की शुरुआत को माना जाता है। ठीक है। और मैंने एक यूट्यूब लेक्चर में सुना था कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने शुरू किया था तो केवल 12 ही लोग उनको सुनते थे, फिर आज हज़ारों लाखों करोड़ों हो गए। ठीक है। तो मुझे भी गर्व होता है और मुझे भी इस बात पर प्राउड है कि कोई लीडर ऐसे जब आगे बढ़ता है तो स्टार्टिंग में भले ही शुरुआत धीमी होती है, लेकिन बाद में तो करोड़ों अरबों की लाइन लग जाती है उस चीज़ को फॉलो करने वाले जो अनुयायी होते हैं, जो अनुसरणकर्ता होते हैं, तो अच्छी चीज़ को फॉलो करते ही हैं। तो साथियों ये जो पवित्र भारत अभियान है, भले ही स्टार्टिंग में व्यू कम है यूट्यूब चैनल पर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये अपनी सीमाओं को पार करता हुआ मानवीय क्षमताओं की असीम जो खूबियाँ हैं उन पर पहुंचता हुआ आगे बढ़ेगा और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा और लोगों की सहायता करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है संसार का कल्याण करना अपने माध्यम से, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण। ठीक है। और ख़ुद को बेहतर बनाते हुए संसार में अच्छी खुशियाँ फैलाना। इसलिए मैं एक चीज़ आज बोल रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ गई थी एकदम, कि भले ही जीवन के किसी मोड़ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को सच में फॉलो करते हैं, मेरे विचारों को बहुत महत्व देते हैं, तो उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि देखो, आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी या बहुत कुछ ऐसा होगा जो हो सकता है आप वहाँ मुझसे वो अपेक्षा ना रखते हो। ठीक है। तो कई बार आपको बुरा भी लगेगी कि क्या हम इस इंसान को फॉलो करना पसंद करेंगे जो आपके हर पैरामीटर पर खरा ना उतरता हो। ठीक है। या फिर सारे पैरामीटर पर खरा ना उतरता हो, या फिर कुछ पर खरा उतरता हो, कुछ पर नहीं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बहुत ही अलग अलग तरह के। ठीक है। लेकिन हो सकता है आपका नैरेटिव हो कि ये व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, या फिर कवि लिखने वाला या फिर कविता लिखने वाला केवल झोला ही टांगना चाहिए, या फिर कुर्ता पाजामा ही पहनना चाहिए। तो इस तरह का यदि पैटर्न हो आपके दिमाग में, तो हो सकता है वो धारणाएं टूट जाए, तो आपको बुरा भी लगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, यदि जीवन के कभी किसी मोड़ पर ऐसा लगे किसी को जो मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करता है, मेरे विचारों को मानता है, ठीक है, तो यदि उसे ऐसा कभी झटका लगता है कि मैं बहुत सारे अलग अलग काम करता हूँ, ठीक है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता हूँ, या फिर बहुत सारी पोएम जो मैं लिखता हूँ तो प्रेम की भी लिख देता हूँ। हो सकता है किसी को मेरी धार्मिक कविताएं बहुत अच्छी लगती हो, या फिर राष्ट्रवादी कविताएं बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन वो एकदम से जब जाने कि यार ये तो प्रेम की भी बातें करता है, तो मेरे को बुरी नज़र से देखे या फिर गलत समझे। तो देखो, सब तरह के लोग होते हैं। तो यदि ऐसा आपको कभी लगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे जो समझना है आप समझो। ठीक है। लेकिन और हाँ, मुझे जो समझना है आप समझो, और आप जब भी चाहो तो मुझे आप अनफॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से। लेकिन यदि पवित्र भारत अभियान को आप समझ गए हैं थोड़ा भी, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना। ठीक है। क्योंकि कई बार हम घर में मम्मी पापा से असहमत होते हैं, तब भी हम उनकी अच्छी बातों को तो मानते ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़े भाई के रूप में आप मुझे समझ सकते हो, या फिर ईश्वर के एक बच्चे के रूप में समझ सकते हो। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो यदि कोई भी विचार अच्छा लगे, उदाहरण के लिए कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो अपने बच्चों को वो यही कहता है कि मत पीना। ठीक है। अब भले ही आप शराबी को रिजेक्ट कर दो अपनी लाइफ से, लेकिन उसकी उस सलाह को मत करना। तो सेम ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि यदि जीवन के किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगे कि मैं आपकी पूरी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता हूँ, तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हो। ठीक है। लेकिन पवित्र भारत अभियान की खूबसूरती को फॉलो करते रहना, क्योंकि उसके एक लीडर आप भी हैं, और अपना अच्छे से अपनी लाइफ को बेस्ट बनाकर आगे बढ़ते रहना, ताकि आपके आसपास का माहौल आपसे इंस्पायर हो। तो ये मेरे दिमाग में एक विचार आया, तो मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि सबको खुश रखना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, और भगवान की कृपा से मैं बहुत सारी प्रतिभाएं उन्होंने दी है, तो मैं सब पर काम करूँगा। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग मेरे को एकदम से नए नए रूप में देखकर इतना सहज ना हो। ठीक है। तो अब साथियों बात करते हैं आरएसएस की। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ये। 19 जनवरी को पथ संचलन था, तो मुझे भी निमंत्रण दिया हमारे जो साथी हैं उन्होंने। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, मैं गया। और दूसरी बात है, मेरी जो स्कूलिंग हुई है आदर्श विद्या निकेतन में हुई है, तो वहाँ से मेरे अंदर राष्ट्रवाद के और भारतीय संस्कृति को और अच्छाई पर ले जाने के अच्छे उच्च मानवीय मूल्यों के बीज वहीं से डले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है मेरा। तो जब ये इन्विटेशन मिला तो मैं उस पथ संचलन में गया,
ड्रेस भी खरीदी मैंने उसके लिए और उसको पहनकर गया तो स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी और बहुत अच्छी फीलिंग आई। इस पथ संचलन में मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे लगा थोड़ा ऐसा होगा कि थोड़े नारे लगेंगे, मतलब थोड़ा जोश वाला माहौल होगा और थोड़ा सा मतलब एक होता है ना एक एनर्जेटिक माहौल, तो वो होगा। जबकि था एनर्जेटिक माहौल वहाँ, लेकिन ऐसा हल्ला उल्लाड़ बिल्कुल नहीं था। और बीच में एक जगह ऐसी आई जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत माता की जय, जय श्री राम, तो मैंने 2-3 बार बोला। लेकिन हमारे पास में एक साथी थे उसी परेड में, उस पथ संचलन में, एक बड़े थे थोड़ा उम्र में, तो उन्होंने कहा कि हमको शांति से आगे बढ़ना है, बिल्कुल यहाँ बोलना नहीं है हमको बिल्कुल भी, और प्यार से उन्होंने कहा। तब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई संगठन ऐसा है जो इतना शांतिप्रिय काम कर रहा है, जिसके अंदर आत्मविश्वास भी है, उत्साह भी है, जोश भी है, लेकिन आत्म अनुशासन रूपी होश का इतना सुंदर पहरा है कि वो केवल भारत माता की जय भी मतलब उस भीड़ में इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उनका डिसिप्लिन उन्हें मेंटेन करना है कि भाई हमें शांति से यात्रा करनी है, शांति से अपना इस पथ संचलन को पूरा करना है। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई संगठन यदि इतनी गहराई से अपने आत्मानुशासन को, अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करता है, तो वास्तव में वो देश में बहुत अच्छे कार्यों के लिए ही समर्पित होता है। और फिर मैंने इस पर थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करी। तो भाई राहत सेवा के कार्यों में, ठीक है, समाज सुधार के कार्यों में, राष्ट्रवाद के मामलों में और संस्कृति को मजबूत करने के कार्यों में RSS का एक बहुत बड़ा नाम है। और मुझे खुशी है कि मैं भी इस पथ संचलन का हिस्सा बना। और ये जो विचारधारा है अपने देश को अखंड बनाने की, उसे मजबूत बनाने की, और राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और उसकी सुरक्षा की भावना को जो बढ़ावा देने का जो शुभ कार्य इस संघ के द्वारा होता है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे खुशी होती है कि इस दिशा में मैं भी आगे बढ़ूंगा भविष्य में। और मुझे अच्छा लगता है कि आप कुछ भी ऐसा करते हो जो देश के काम आता है। और एक मोमेंट ऐसा आया था उस यात्रा में जो मैंने नोटिस किया कि जब वो एक दरगाह के क्षेत्र से जब वो पथ संचलन चल रहा था, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे ऊपर फूल फेंका था, क्योंकि फूल बरसाए जा रहे थे वहाँ। तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे ऊपर फूल फेंका था, तो वो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई जो एक यदि सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान यदि करते हैं, तो एक कितना अच्छा देश हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो देखकर अच्छा लगा। तो ये अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ साथियों कि एक तो अपनी जो धर्म संस्कृति है उस पर गर्व कीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है, शास्त्रों में बहुत कुछ होता है, तो आप कभी भी किसी व्यक्ति को इस बात से जज मत कीजिए कि उसे कितना आता है। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि यदि इंटरव्यू बोर्ड में वो चाहता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, तो वो आपसे आपके पिता का नाम पूछेगा। और यदि वो नहीं चाहता है कि आप सेलेक्ट हो और आपको फेल ही करना है, तो वो अपने पिता का नाम आपसे पूछेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को इस बात से जज मत करो कि उसे आपके प्रश्नों का फैक्चुअल आंसर कितना आता है। आप उसको इस बात से मूल्यांकन करो कि वो वास्तव में करना क्या चाह रहा है और वो आपको किस इंटेंशन से कोई चीज़ बता रहा है या क्या समझा रहा है। तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इम्पोर्टेंस हमेशा इंटेंशन की होती है, नेक इरादों की होती है, और व्यक्ति का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है इस चीज़ की होती है, यही आपको आगे बढ़ाती है। तो साथियों, यही है कि आप जहाँ भी हैं अपने धर्म, अपने संस्कृति पर प्राउड कीजिए। ठीक है, और उसके बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, भगवत गीता है तो आप उन्हें पढ़िए, रामायण का सीरियल आता है तो आप उसे चला कर देखिए। थोड़ा थोड़ा समय भी निकालेंगे, 15-20 मिनट, तो आपके अंदर बहुत सारे उच्च मूल्य डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ किरदार आपको इतना अच्छा इंस्पायरिंग लगेंगे कि आप उन्हें फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो साथियों, अगर इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हमको विकारों से बचना है। ठीक है, विकार हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, ये सब यदि आप इनकी अति में घुस जाओगे, यदि इन पावर का मिसयूज़ करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई में यदि घुस रहे हो तो बस घुसते ही चले गए, आप भूल गए कि शरीर की फिटनेस का क्या ध्यान रखना है, भूल गए कि संस्कार भी कोई चीज़ होती है। बस कैसे भी हो नौकरी करनी है, आप मूल्य भूल गए, बस आपको पेपर आउट करवा के नौकरी करनी है। तो अगर ऐसे मूल्य रहेंगे तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो गलत है ना। आप कई बार सुनते हो पेपर आउट हो गए, तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बस उनको सिर्फ नौकरी लगनी है, तो बस वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके या फिर पेपर आउट करवाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये यहाँ पर भी तो हमारे मूल्यों का नुकसान ही हुआ है ना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको बलवान भी बनना है, आपको विद्यावान भी बनना है, और आपको बुद्धिमान भी बनना है। ठीक है, बुद्धिमान बनने के लिए डेली खूब पढ़िए, नई नई किताबें पढ़िए, नया नया सीखिए,
अपना सिलेबस की किताब अच्छे से कवर करिए। विद्यावान बनने के लिए अपने शास्त्रों को पढ़िए, ठीक है, आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी मूल किताबों को पढ़िए या उनके अच्छे किरदारों का जीवन पढ़िए, ठीक है। और बलवान बनने के लिए नियमित व्यायाम करिए, स्वस्थ रहिए। ऐसी कोई भी जो कुसंगति है, जो बुरी आदतें हैं, जो आपकी मूल शक्ति का, आपकी वीर्य शक्ति का, जो आपकी मूल प्राण शक्ति है उसका नाश करती है, तो उनका त्याग कीजिए। और यदि ऐसी कोई दोस्त है, यदि ऐसी कोई कुसंगति है तो उसका त्याग कर दीजिए। देखिए साथियों, जितना ताकतवर रहोगे ना, आपका सम्मान उतना ही होगा। बहुत सारे काम तो बलवान शरीर को देखकर ही हो जाते हैं, आधे काम तो, ठीक है, क्योंकि शरीर केवल दिखने का नहीं होता है। शरीर कई बार ये दिखाता है कि आप एकांत जीवन में जब आप अकेले होते हो तो कितने अनुशासित हो, ठीक है, क्योंकि आपका अनुशासन आपके शरीर में झलकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। एक बहुत अच्छी कोट कही जाती है जिम में और बॉडी बिल्डिंग की दिशा में कि बॉडी जिम पर नहीं बनती है, बॉडी बनती है जिम के बाहर। कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो अपने खाने में, पीने में, और अपनी जो प्राइवेट लाइफ है वहाँ पर आप कितना अपनी एनर्जी को संभालते हो। यदि आप एनर्जी को वेस्ट करते रहोगे बुरे कामों में, तो आप कितना ही खा लो पी लो, सब कुछ ही जब शरीर से बाहर जाएगा तो आप कैसे एक अच्छी बॉडी बना सकते हो, ठीक है। तो जीवन में संयम और नियम और ब्रह्मचर्य का महत्व इसीलिए है कि अनुशासन में आगे बढ़े तो सारे कर्तव्य समय के साथ निभाए जाते हैं और अच्छे से वो पूरे होते हैं। तो साथियों, ये लेक्चर लंबा हो गया और मुझे लगता है होना भी चाहिए। 6 दिन का एवरेज बिठाया तो 6 चौक 24, 4 मिनट के लगभग, उससे भी कम आएगा, तो इतना तो बनता है, ठीक है। बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें, ठीक है, अपनी लाइफ में उनको ऐड कीजिए। और यदि आप पेरेंट्स सुनते हैं तो मैं इतना ही बोलूँगा, अपने बच्चों को अपने जो है मूल संस्कारों से युक्त बनाइए, ठीक है, और उनको खाने में बहुत शानदार शानदार चीज़ें अभी से खिलाने की आदत डालिए, जो देसी हो, नेचुरल हो, ठीक है। ये थोड़ा जो बाहर का जंक फूड है उससे जितना हो सके उन्हें बचाइए, क्योंकि ये यदि आप उनका सपोर्ट करते हो तो भविष्य के लिए उनका नुकसान कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि मैंने पुराने लेक्चर्स में भी कहा था कि बहुत सारी आजकल शादियाँ केवल इसलिए टूट रही कि उनकी फिजिकल सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं हो पाता है, पति का पत्नी से और पत्नी का पति से। तो बहुत सारी शादियाँ तो केवल इसलिए टूटती जा रही है। तो अपने बच्चों को हमेशा से ही हर चीज़ में अच्छा बनाइए, उनकी फिटनेस का ध्यान रखने पर फोकस कीजिए, उनको अच्छा खिलाने पर फोकस कीजिए, वो क्या पढ़ते हैं इस चीज़ पर अच्छा फोकस कीजिए, उनका दोस्त कौन से हैं, कौन सा सर्किल है उनका दोस्त का, उनसे बात कीजिए कि वो क्या सिखा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप चर्चा कीजिए, उनके मित्र बनकर रहिए कि कब उनके मन में किसी स्त्री के प्रति या फिर कोई लड़की हो तो उसके मन में किसी लड़के के प्रति कौन सी भावनाएं पैदा हो रही है 15-16 की उम्र में, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 11वीं क्लास में। तो आप उनके साथ जब मित्रवत व्यवहार करोगे ना, तो बहुत बड़ी संभावना है कि वो कभी कुसंगति में नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें कोई बिगाड़ पाएगा। तो ऐसी दृष्टि में आप एक अच्छे माता पिता का रोल प्ले कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और 21वीं सदी हमारी है तो ये ध्यान रखना, और 21वीं सदी हमारी होने के लिए हमारा संयम नियम पर होना बहुत ज़रूरी है, हमारा कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी पेरेंटिंग आना हमको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सेक्स एजुकेशन, इस पर आपको बात करनी है अपने बच्चों से। यदि आप बराबर के हैं तो थोड़ा इसके बारे में खुद को ही जिम्मेदार बनना है, ताकि आप भविष्य में अपने बच्चों के लिए ये काम करें। और फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करना है, क्योंकि खूब धन भी कमाना है। ये मैं आजकल सीखने लगा हूँ थोड़ा कथाओं को देखकर और आजकल का जो माहौल है उसे देखकर कि वास्तव में धर्म के लोग भी, मतलब धार्मिक कार्यों में भी आपको धन की, यदि आपके पास भरमार है ना, तो आप बहुत सारे धार्मिक कार्य कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि धनवान व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, चाहे वो आप किसी सत्संग में जाओ या फिर आप लोगों के बीच में, वो सबको ही अच्छा लगता है। वो पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता है, लेकिन सही है। पहले मुझे लगता होगा कि क्यों अट्रैक्ट करता है, लेकिन अब मैं समझ गया वो क्यों अट्रैक्ट करता है भाई, क्योंकि आपको समाज सेवा के लिए धन चाहिए, आपको अच्छी अच्छी व्यवस्था करने के लिए, दान धर्म करने के लिए, भंडारे करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए धन चाहिए। जो धनवान है तो वो प्रिय इसलिए हो जाता है, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि किसी भी तरीके से, गलत तरीके से धन कमाना है, नहीं। धन आप कमाइए अच्छे तरीक़ों से और खूब बड़ा सोचिए, खूब अच्छे काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखिए, ठीक है। अपने घर में स्त्री का सम्मान कीजिए। तो जब इतने अच्छे विचार होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है लक्ष्मी माता भर भर के कृपा करेगी आपके ऊपर, और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये जीवन मिला है तो इसे शान से जियो और सम्मान से जियो, दूसरों को सम्मान दो और अपने आत्मसम्मान की इज्जत करो। और भले ही ज़्यादा दोस्त ना भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है, खुद के सबसे बेस्ट मित्र बनिए,
खुद की केयर कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को अच्छे से गाइड कीजिए, खुद से कांच में बातें कर लीजिए अच्छी, ठीक है? और खुद को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, खुद को प्राउड फील कराइए कि येस आई एम ग्रेट, येस आई एम द बेस्ट। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आप कर सकते हो वो दूसरा भी कर सकता है। तो ये जब सोच रहेगी ना, तो आपके भीतर कभी घमंड नहीं आएगा, तो आपकी जो है ना किरकिरी नहीं होगी भविष्य में। वरना घमंडी इंसान कितना ही बड़ा हो, गिरता ज़रूर है। तो आप घमंड से बचे रहेंगे हमेशा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ भी रहेंगे कि येस आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर की कृपा से अच्छे काम कर सकता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, पूरी धरती पर डंका बजा सकता हूँ अपने भारतीय होने का। और तो ये सब जब आप इस एटीट्यूड में आगे बढ़ोगे ना, तो आपके रास्ते ऐसे ही बनते चले आएंगे, आपके कनेक्शन भी ऐसे ही बनेंगे, और आपको आइडिया भी ऐसे ही मिलते जाएंगे, ठीक है? तो साथियों, इसमें काफ़ी सारी बातें हो गई है, 25-30 मिनट का लेक्चर हो गया है। और खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है? जल्दी मिलते हैं नई डायरी में, नई शिक्षा के साथ। और मुस्कुराते रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए। 21वीं सदी हमारी है। नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। टेक केयर। सिर्फ एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करना है लेक्चर, यदि कुछ भी सीखने को मिला है, ठीक है, जो आपको काम का लगता है, तो एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करना है, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूब खुश रहिए, ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय माता दी।